तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो कि यार सभी लोग ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पेसिफाई फार्म हॉरर गेम की फुल स्टोरी। ये गेम पेसिफाई हॉरर गेम का पार्ट 2 है। बेसिकली इस गेम के अंदर एक बहुत बड़ा फार्म बना हुआ होता है और ये फार्म घने जंगलों के बीचों बीच बना हुआ होता है। जिस जगह पर यह फार्म बना हुआ होता है उसके किलोमीटर्स के दायरे में ना ही कोई इंसान रहता है, ना ही कोई घर होता है एंड ना ही कोई विलेज और पब्लिक एरिया होता है। यह फार्म घने जंगलों के बीचों बीच एकदम अकेले और सुनसान जगह पर बना हुआ होता है। लेकिन यह फार्म नॉर्मल फार्म्स की तरह बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि इस फार्म के अंदर एक बहुत ही ज्यादा डरावना स्कैरी, जो देखने में काफी ज्यादा डरावना होता है, एक घोस्ट रहता है, या फिर आप बोल सकते हो कि एक मॉन्स्टर रहता है। और उससे भी ज्यादा स्कैरी बात यह है कि यह मॉन्स्टर कुछ भी खा सकता है, कितना भी खा सकता है। जैसा कि मैंने बोला कुछ भी, ये घोस्ट कुछ भी खा सकता है, चाहे वो कोई एनिमल हो, चाहे वो कोई इंसान हो, एनीथिंग, जो भी चीज इस घोस्ट को मिल जाए वो उसको खा सकता है। और उससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि यह घोस्ट अनलिमिटेड खा सकता है, इसकी भूख कभी भी खत्म नहीं होती। यह अनलिमिटेड लेवल पर कुछ भी और कितना भी खा सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि ये जो उस फार्म के अंदर इतना ज्यादा खतरनाक और हंगरी घोस्ट है, ये कौन है, इसका ओरिजिन क्या है, या फिर इसकी बैक स्टोरी क्या है, ये उस फार्म के अंदर कैसे आया और उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो वो आज इतना ज्यादा खतरनाक और हंगरी घोस्ट बन गया, जो कुछ भी खा सकता है, चाहे वो इंसान हो चाहे एनिमल हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उस ही घोस्ट की फुल स्टोरी बताने वाला हूँ और आज की ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी दबा दो। थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार, भाई को थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। तो ठीक है यार, चलो आज की स्टोरी को कर लेते हैं स्टार्ट। मेरा टाइम फॉर है, लेट्स गो। ओके, तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है ईयर 1940 से, या फिर आप बोल सकते हो साल 1940 से। तो साल 1940 में किसी सिटी के टाउन में एक छोटी सी फैमिली रहा करती थी। इस फैमिली में एक आदमी था जिसकी एज 43 इयर्स थी और उस आदमी का नाम डैनी था। उस आदमी की एक वाइफ थी जिसका नाम था मिलीसेंट। मिलीसेंट की एज 38 इयर्स थी। इसी के साथ साथ इन दोनों ही हस्बैंड वाइफ का एक लड़का था 17 इयर्स ओल्ड, जिसका नाम था डेविड। तो ये तीन बंदों की फैमिली एक शहर के टाउन में रहा करती थी, जिसमें एक डैनी नाम का आदमी था, उसकी मिलीसेंट नाम की एक वाइफ थी और उन दोनों का ही एक डेविड नाम का 17 साल का लड़का था। डैनी और मिलीसेंट ये दोनों ही हस्बैंड वाइफ एक ही कंपनी में जॉब करते थे काफी सालों से। एंड कुछ ही सालों बाद या फिर कुछ ही टाइम के बाद इन दोनों का उनकी जॉब से रिटायरमेंट होने वाला था, या फिर वो अपनी जॉब से रिटायर होने वाले थे। तो अब जो मिलीसेंट और डैनी थे, इनके पास एक प्लानिंग थी। इनका एक प्लान था कि जब ये अपनी जॉब से रिटायर होंगे या फिर जब इनको इनकी कंपनी से रिटायरमेंट मिलेगी तो ये रिटायरमेंट के बाद एक फार्म खरीदेंगे। एंड ये फार्म खरीदने के बाद उसमें सब्जियां उगाएंगे, डिफरेंट तरीके की फार्मिंग करेंगे, सब्जियां उगाएंगे, साथ ही साथ वो एनिमल्स की भी फार्मिंग करेंगे उस फार्म के अंदर। और इस तरह से अपनी रिटायरमेंट के बाद की लाइफ को वो उस फार्म में हंसी खुशी से साथ में फार्मिंग करते हुए बिताएंगे। तो ये एक प्लानिंग होती है डैनी और मिलीसेंट या फिर उन दोनों ही हस्बैंड वाइफ की। थोड़े ही टाइम के बाद मिलीसेंट और डैनी की कंपनी से उनको रिटायरमेंट मिल जाता है। बेसिकली उनकी जॉब से उनको रिटायर कर दिया जाता है। रिटायरमेंट मिलने के बाद जैसा कि उन दोनों की प्लानिंग थी कि अब वो एक फार्म खरीदेंगे, तो फार्म खरीदने के लिए सबसे पहले वो एक फार्म की तलाश करते हैं, एक ऐसा फार्म जो उन्हें सस्ते पैसों में मिल जाए और उसकी अच्छी लोकेशन हो जहां पर वो फार्मिंग कर सकें। तो काफी दिनों तक ये दोनों ही हस्बैंड वाइफ यानी मिलीसेंट और डैनी एक फार्म ढूंढते हैं। ढूंढते हुए फाइनली इनको एक फार्म मिल जाता है जिसको ये खरीद लेते हैं। बेसिकली जो ये फार्म खरीदते हैं वो फार्म एक जंगलों के बीचों बीच बना हुआ होता है, घने जंगलों के बीच। और उस फार्म के आसपास ना ही कोई घर होता है, ना ही कोई पब्लिक एरिया होता है, ना ही कोई गांव होता है। ये फार्म एकदम परफेक्ट लोकेशन पर था, जैसा कि मिलीसेंट और डैनी चाहते थे अपनी लाइफ को शांति के साथ और फार्मिंग करते हुए बिताना। तो ये फार्म उनके हिसाब से एकदम परफेक्ट था और ये काफी सस्ते दामों पर भी मिल रहा था। दैट्स व्हाई वो इस फार्म को 13 अक्टूबर ईयर 1943 में
खरीद लेते हैं। नाउ सी, ये जो फार्म डैनी और मिलीसेंट ने खरीदा था जो जंगलों के बीचों बीच बना हुआ था, तो इस फार्म की भी अपनी एक कहानी थी, अपनी एक छुपी हुई कहानी, एक ऐसी कहानी जो बहुत ही ज्यादा कम लोगों को पता थी। एंड जिन भी लोगों को इस फार्म की स्टोरी पता थी वो अब तक मर चुके थे। बेसिकली डैनी और मिलीसेंट ने जो फार्म खरीदा था वो पिछले 70 साल से यानी 70 ईयर्स से पूरी तरह से खाली पड़ा था। उस फार्म के अंदर पिछले 70 साल से कोई भी नहीं आया था, कोई भी इंसान, यहाँ तक कि कोई छोटा जानवर भी उस फार्म के अंदर नहीं आया था। वो पिछले 70 साल से पूरी तरह से खाली पड़ा था। इस फार्म की कहानी में कहा जाता है कि बहुत सालों पहले ईयर 1872 में इस फार्म के अंदर एक कल्ट रहा करता था जिसमें 28 लोग शामिल थे, या फिर आप बोल सकते हो कि इस फार्म के अंदर 28 लोगों का एक ग्रुप रहा करता था। ये जो 28 लोगों का कल्ट था ये एक पर्टिकुलर डीमन पर बिलीव रखता था, एक पर्टिकुलर डीमन को प्रे करता था, उसमें विश्वास रखता था। बेसिकली इस कल्ट के लोग सेगुआ नाम के एक फीमेल डीमन पर बिलीव रखते थे, उसको प्रे करते थे। ये लोग उस डीमन को बोला करते थे सेगुआ क्वीन ऑफ हीलिंग। मतलब इस कल्ट का यह मानना था कि एक सेगुआ नाम का डीमन है और वो डीमन किसी भी बीमारी को खत्म कर सकता है, उसका इलाज कर सकता है। बेसिकली अगर कोई इंसान बीमार है और उसको कोई ऐसी बीमारी है, कोई ऐसी डिजीज है जिस बीमारी का दुनिया भर में कोई इलाज नहीं है, उसको कोई भी ठीक नहीं कर सकता और वो इंसान बस मरने ही वाला है, लेकिन जो सेगुआ डीमन है वो उस इंसान की बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर सकती है, वो उस बीमारी को पूरी तरह से खत्म कर सकती है, उस बीमार इंसान को हील कर सकती है, उसको हमेशा हमेशा के लिए ठीक कर सकती है। तो ऐसा मानना होता है उस कल्ट के लोगों का। वो लोग बहुत ही ज्यादा बिलीव रखते हैं सेगुआ डीमन पर। फार्म की कहानी में ऐसा भी कहा जाता है कि यह फार्म उन्हीं कल्ट के लोगों ने बनाया था जंगलों के बीचों बीच, ताकि वो लोगों से दूर एक सुनसान जगह पर, एक शांत जगह पर सेगुआ डीमन को प्रे कर सके, उसके लिए रिचुअल कर सके, जिससे लोगों को कुछ भी ना पता लगे, लोगों से दूर। इसलिए वो इस फार्म को जंगल के बीचों बीच बनाते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया कि इस कल्ट के लोग सेगुआ नाम के डीमन पर बिलीव रखते थे, एक ऐसा डीमन जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता था, उसका इलाज कर सकता था, चाहे उस बीमारी का इलाज इस दुनिया में हो या नहीं हो। तो ऐसा भी कहा जाता है कि उस कल्ट के लोग कुछ बीमार इंसानों का, जिन्हें कुछ ऐसी बीमारियां लगी हुई थी जिनका कोई इलाज नहीं था और वो लोग बस मरने ही वाले थे, तो इस कल्ट के लोग उन लोगों की बीमारियों को पूरी तरह से खत्म कर देते थे, उनका इलाज करते थे उस फार्म के अंदर। बेसिकली अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा बीमार है, उसको कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, तो अगर उस इंसान को इस कल्ट के बारे में पता लग जाता था कि एक ऐसा कल्ट है जो किसी भी बीमारी को ठीक कर देता है, देन वो बीमार बंदा उस कल्ट के पास, उस फार्म में जाता था, एंड जो उस कल्ट के लोग होते थे वो उस बीमार बंदे की बीमारी को पूरी तरह से खत्म कर देते थे, वो उसको वहां पर पूरी तरह से हील कर ठीक करके भेज देते थे। और ऐसा वो इसलिए कर पाते थे क्योंकि वो एक सेगुआ नाम के डीमन को प्रे करते थे, जो डीमन एक हीलर था। तो उस कल्ट के लोग उसी ही डीमन के थ्रू उसको प्रे कर उसके रिचुअल्स करके लोगों का इलाज करते थे, उनकी लाइलाज बीमारियों को ठीक करते थे। उस कल्ट के पास उनके फार्म में एक मैजिकल रूम था जिसको वो कहते थे द केबिन ऑफ सेगुआ। जिस रूम को इस कल्ट के लोग द केबिन ऑफ सेगुआ कहते थे, तो उस रूम के अंदर इन लोगों ने एक बहुत बड़ा स्टैचू रख रखा था सेगुआ डीमन का। अब अगर कोई भी बीमार इंसान जिसकी बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है और वो मरने ही वाला है, तो अगर वो बीमार इंसान अपना इलाज कराने के लिए उस कल्ट के पास उनके फार्म में जाता था, देन उस कल्ट के लोग उस बीमार इंसान के हाथ में एक छोटा सा सेगुआ डीमन का स्टैचू पकड़ा देते थे, जिस स्टैचू को उस कल्ट के लोग द मैजिकल सेगुआ स्टैचू कहते थे। तो उस बीमार इंसान को इस मैजिकल सेगुआ स्टैचू को पकड़ाने के बाद उस ही द केबिन ऑफ सेगुआ मैजिकल रूम में भेज दिया जाता था, जिस रूम में एक बहुत बड़ा और स्टैचू रखा हुआ होता था सेगुआ डीमन का। तो उस बीमार इंसान को उस रूम में अकेला ही भेजा जाता था एक छोटे से सेगुआ स्टैचू के साथ। फिर उस रूम को बाहर से लॉक कर दिया जाता था। थोड़े ही टाइम के बाद उस रूम में धीरे धीरे करके एक रोशनी आना स्टार्ट हो जाती थी, और वो रोशनी धीरे धीरे करके इतनी ज्यादा बढ़ जाती थी कि उस रूम के अंदर वो जो बीमार इंसान होता था वो कुछ मिनटों के लिए कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाता था उस रोशनी की वजह से। एंड थोड़े ही टाइम के बाद वो रोशनी खत्म हो जाती थी। जैसे ही वो रोशनी खत्म होती थी, बाद में उस रूम को खोल लिया जाता था और उस
बीमार इंसान को उस रूम से बाहर निकाल लिया जाता था। लेकिन जैसे ही वो बीमार इंसान उस रूम से बाहर आता था, उसकी बीमारी पूरी खत्म हो जाती थी, वो पूरी तरह से हील हो जाता था, पूरी तरह से ठीक हो जाता था। देन बाद में वो बंदा ठीक होकर हंसी खुशी से उस फार्म से चला जाता था। तो उस कल्ट के लोगों का यह मानना था कि उस रूम के अंदर, जिसको कहा जाता था द केबिन ऑफ सेगुआ, तो उसके अंदर खुद द क्वीन ऑफ हीलिंग सेगुआ डीमन आती थी और वो बीमार इंसानों को ठीक कर देती थी। ऐसा मानना था इन कल्ट के लोगों का, और ये बात बिल्कुल सच भी थी। बेसिकली उस कल्ट के लोग जिस सेगुआ नाम के डीमन को मानते थे, तो वो सिर्फ उन लोगों की अजम्पशंस नहीं थी, वो डीमन सच में था। क्योंकि जो भी बीमार इंसान द केबिन ऑफ सेगुआ रूम के अंदर जाता था, अब चाहे उसको कोई भी बीमारी हो, चाहे उस बीमारी का इलाज हो या नहीं हो, लेकिन उस रूम के अंदर जाने के बाद जब वो बीमार इंसान बाहर आता था तो उसकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती थी, वो पूरी तरह से हील हो जाता था। तो ये बात तो पक्की थी कि उस कल्ट के लोग जिस डीमन को प्रे करते थे, जिसका रिचुअल करते थे, वो डीमन सच में एग्जिस्ट करता था। ऐसे ही ये कल्ट और भी काफी सारे बीमार इंसानों का इलाज करता है, उनकी बीमारियों को ठीक करता है। बट बाद में क्या होता है, इस कल्ट के लोग सेगुआ डीमन की प्रेयर्स या फिर उसके रिचुअल्स में कुछ ऐसी गलतियां या फिर मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो सेगुआ डीमन होती है वो इस कल्ट के लोगों से बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है, वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। गुस्से में आने के बाद सेगुआ डीमन इस कल्ट के 28 लोगों को एक ऐसी बीमारी दे देती है जो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। एक ऐसी बीमारी जिससे उस कल्ट के लोग एक एक करके तड़प तड़प के मर जाएंगे और उस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं होगा। तो बीमारी मिलने के बाद उस कल्ट के लोग धीरे धीरे बीमार होने लगते हैं एंड एक एक करके वो मरने लगते हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा तड़प तड़प के उस बीमारी की वजह से। सिर्फ 3 महीनों में उस कल्ट के 28 लोगों में से 12 लोगों की मौत हो जाती है उस बीमारी की वजह से जो सेगुआ डीमन ने उनको दी हुई होती है। और उन 12 मरे हुए लोगों को फार्म के अंदर ही द केबिन ऑफ सेगुआ रूम के आसपास दफना दिया जाता है, वही रूम जिसके अंदर बीमार इंसान जाकर हील हो जाता था या फिर ठीक हो जाता था। तो उसी रूम के आसपास इन 12 कल्ट के लोगों को दफना दिया जाता है जब वो मर जाते हैं। एंड अब 28 में से सिर्फ 16 या फिर 16 लोग बचते हैं इस कल्ट में, जिन 16 लोगों में इस कल्ट का लीडर भी होता है जिसने इस कल्ट को स्टार्ट किया था या फिर शुरू किया था। और उसके बाद ये 16 लोग भी धीरे धीरे करके बीमार होने लगे थे एंड ये काफी ज्यादा कोशिश करते हैं अपने आप को हील करने की। ये द केबिन ऑफ सेगुआ रूम में भी जाते हैं, वहां पर भी जाकर अपने आप को हील करने की कोशिश करते हैं, बट जो सेगुआ डीमन होती है वो इन कल्ट के लोगों को हील नहीं करती, बिकॉज ऑफ वो डीमन इनसे नाराज हो जाती है और उसी ने इस कल्ट के लोगों को इतनी ज्यादा खतरनाक बीमारी दी हुई होती है। एंड इसका मतलब यह है कि धीरे धीरे करके ये 16 लोग भी मरने वाले थे। ठीक 15 दिन के बाद क्या होता है, इस कल्ट के बचे 16 लोगों में उसका लीडर मर जाता है, यानी जो उस कल्ट का लीडर होता है वो उस बीमारी से तड़प तड़प कर मर जाता है। लेकिन ये जो कल्ट का लीडर था, जब ये बीमारी से तड़प तड़प के मरता है, मरने के बाद ये एक इम्प डीमन में बदल जाता है, या फिर आप बोल सकते हो कि एक घोस्ट में बदल जाता है। एक ऐसा घोस्ट कि अगर ये घोस्ट किसी नॉर्मल इंसान की बॉडी में बढ़ जाए या फिर उस पर स्पाई कर दे या फिर उसको पोजेस्ट कर दे, तो वो इंसान धीरे धीरे करके एक मोस्टर में बदल जाएगा। एक ऐसा मोस्टर जो कुछ भी खा सकता है और कितना भी खा सकता है, उसकी भूख कभी खत्म नहीं होगी अगर ये घोस्ट उस इंसान की बॉडी के अंदर घुस जाए या फिर उसको पोजेस्ट कर ले। और उसके बाद ऐसा ही होता है, ये इम्प डीमन या फिर ये घोस्ट उस कल्ट के बचे 15 लोगों में से एक बंदे के ऊपर स्पाई कर देता है या फिर एक बंदे की बॉडी में घुसकर उसको पोजेस कर लेता है। एंड वो जो कल्ट का बंदा होता है वो धीरे धीरे करके चेंज होने लगता है, उसका बिहेवियर चेंज होने लगता है, उसको बहुत ज्यादा भूख लगने लगती है डे बाई डे। बाकी कल्ट के लोग समझ नहीं पाते कि उस बंदे को इतनी ज्यादा भूख कैसे लगने लगी, बट उसको बस खाना चाहिए था। तो उस कल्ट के लोग उस बंदे को बहुत सारा खाना देते हैं, बट फिर भी उसकी भूख नहीं मिटती। डे बाई डे करके अब यहाँ तक नौबत आ जाती है कि वो बंदा जो पोजेस्ट होता है, वो बंदा कल्ट के दूसरे लोगों पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। कल्ट के जो दूसरे मेंबर्स होते हैं उन पर अटैक करता है बिकॉज ऑफ उनको खाने के लिए। इसलिए उस पोजेस्ट बंदे को बांध कर रख दिया जाता है जिससे वो किसी पर भी अटैक ना करे। बट
बट एक रात की बात होती है कि वही पोजेस्ड बंदा खुल जाता है, जहां पर उसको बांधा होता है वहां से वो निकल जाता है। निकलने के बाद वो उस कल्ट में से 2 कल्ट के लोगों पर अटैक करके उनको मार देता है और उनको खा जाता है। ये चीज जब दूसरे कल्ट के बच्चे लोग देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये बंदा पोजेस्ड है और इसको ठीक नहीं किया जा सकता, बिकॉज ऑफ वो काफी ज्यादा ट्राई कर रहे थे उस बंदे को कंट्रोल में लाने की, उसको ठीक करने की, बट वो पोजेस्ड बंदा ठीक नहीं हो पा रहा था। इसलिए मजबूरी में आकर जो दूसरे कल्ट के लोग होते हैं वो ये फैसला लेते हैं कि अब वो इस पोजेस्ड बंदे को मार देंगे, क्योंकि आने वाले वक्त में वो इनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता था, या फिर दूसरे लोगों के लिए जो दूसरे आम लोग हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा खतरा हो सकता था, उनको अटैक करके खा सकता था। दैट्स वाई उस कल्ट के लोग उस पोजेस्ड बंदे को मार देते हैं। लेकिन जैसे ही वो बंदा मरता है, जो उसके अंदर इम्प डीमन होता है जिसने उसको पोजेस्ट करके रखा हुआ था, तो उसके मरने के बाद वो इम्प डीमन उसकी बॉडी से निकलकर उसी ही कल्ट के एक दूसरे इंसान की बॉडी को पोजेस्ट कर लेता है, या फिर दोबारा से उसी ही कल्ट के एक बंदे की बॉडी में घुसकर उसको पोजेस्ट कर लेता है। फिर वो बंदा भी पोजेस्ट होने के बाद एक मोस्टर बन जाता है एंड वो दूसरे कल्ट के लोगों पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। फाइनली उस पोजेस्ट बंदे को भी मार दिया जाता है, लेकिन वो डीमन फिर से उसी ही कल्ट के एक बंदे को पोजेस्ट कर लेता है। फिर वो भी बंदा एक मोस्टर में बदल जाता है और उस बंदे को भी मार दिया जाता है। और ऐसे ही करते करते उस कल्ट के बचे 15 लोगों में से काफी लोग मर जाते हैं। उन मरे हुए लोगों को, जितने भी लोग मर रहे थे उस कल्ट के, उनको उसी ही फार्म में दफना दिया जाता है। एंड अब सिर्फ 15 लोगों में से 6 लोग उस कल्ट में बचते हैं। तो ये जो 6 लोग होते हैं, जब ये देखते हैं कि ये इम्प घोस्ट उस कल्ट के लोगों पर स्पाई कर रहा था, उनको पोजेस्ट करके मोस्टर बना दे रहा था, जिससे वो मोस्टर किसी पर भी अटैक करता था उनको खाने के लिए, और उस मोस्टर की भूख कभी भी खत्म नहीं हो रही थी। ये चीज देखने के बाद कल्ट के बच्चे, वो 6 लोग ये फैसला लेते हैं कि अब वो इस इम्प घोस्ट को पकड़ेंगे और इसको हमेशा हमेशा के लिए कैद करके रख देंगे। जिससे देखो यार, ये 6 लोग तो वैसे भी मरने ही वाले थे, तो अगर इनके मरने से पहले ये अगर उस घोस्ट को नहीं पकड़ पाए तो बाद में इनके मरने के बाद वो घोस्ट आम लोगों पर भी अटैक करेगा, उनको पोजेस्ट करेगा और उनको भी एक खतरनाक हंग्री मोस्टर बना देगा, जो आम लोगों के लिए बहुत ज्यादा भयानक या खतरनाक बात हो सकती थी। और ये चीज ये बचे 6 लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते थे इस कल्ट के। दैट्स वाई वो उस इम्प डीमन या घोस्ट को पकड़ना चाहते हैं। बाद में ये 6 लोग रिचुअल के थ्रू एक मैजिकल ट्रैप बॉक्स बनाते हैं, एक ऐसा बॉक्स जिसके अंदर ये उस डीमन या घोस्ट को पकड़ सकते थे या फिर कैद कर सकते थे। ये मैजिकल ट्रैप बॉक्स बनाने के बाद उस कल्ट के लोग एक प्लानिंग बनाते हैं कि उन बचे 6 लोगों में से जिस पर भी अब की बार वो इम्प डीमन या घोस्ट अटैक करेगा, जिसको भी पोजेस करेगा, तो तभी वो उस इम्प डीमन को इस मैजिकल ट्रैप बॉक्स के अंदर पकड़ लेंगे और उसको हमेशा हमेशा के लिए इसके अंदर कैद करके रख देंगे। ये उनकी एक प्लानिंग होती है। बाद में ऐसा ही होता है, उन 6 बंदों में से एक बंदे पर दोबारा से वो इम्प डीमन अटैक करता है और उसकी बॉडी में घुसकर उसको पोजेस्ट कर लेता है। बट जैसे ही वो इम्प डीमन उस बंदे को पोजेस्ट कर देता है, तभी बचे 5 बंदे वो ट्रैप बॉक्स उस बंदे के सामने खोल देते हैं, जिस बंदे के अंदर उस टाइम पर इम्प डीमन या फिर वो घोस्ट होता है। एंड जैसे ही वो ट्रैप बॉक्स उसके सामने खुलता है, वो मैजिकल ट्रैप बॉक्स उस पोजेस्ट बंदे के साथ साथ जो उसके अंदर डीमन होता है उसको भी अपने अंदर खींच लेता है या फिर उसको सक कर लेता है। देन वो इम्प डीमन उस ट्रैप बॉक्स के अंदर कैद हो जाता है। जैसे ही वो घोस्ट कैद होता है, ये 5 बंदे उस बॉक्स को बंद कर देते हैं, लॉक कर देते हैं। लेकिन ये जो 5 बंदे थे वो हमेशा इस ट्रैप बॉक्स की रक्षा नहीं कर सकते थे, जिससे इसको कोई भी खोले ना, बिकॉज ऑफ ये 5 बंदे भी धीरे धीरे करके मरने वाले थे एक बीमारी की वजह से, एक ऐसी बीमारी जो इनको सेगवा डीमन ने दी थी। तो अब क्या होता है, ये 5 बंदे फार्म की ही एक जगह पर उस मैजिकल ट्रैप बॉक्स को ले जाकर रख देते हैं, जिसके अंदर इम्प डीमन या घोस्ट कैद होता है। देन उस ट्रैप बॉक्स के ऊपर ये 5 बंदे एक पेपर छोड़ते हैं, जिस पेपर पर लिखा हुआ होता है कि कभी भी इस ट्रैप बॉक्स को खोला ना जाए या फिर कोई भी इस ट्रैप बॉक्स को खोले ना। लेकिन अगर गलती से ये ट्रैप बॉक्स खुल जाता है और जो भी चीज इसके अंदर से निकलती है, तो वो चीज बहुत ज्यादा तबाही मचा सकती है। वापस से उस चीज को कैद करने के लिए इस ट्रैप बॉक्स को उस चीज के सामने खोलना पड़ेगा, जिससे ये मैजिकल ट्रैप बॉक्स उस खतरनाक चीज को अपने अंदर सक कर लेगा और उसको कैद कर लेगा। तो ये पेपर में लिखा हुआ होता है जो उस ट्रैप बॉक्स के ऊपर छोड़ते हैं ये 5 ही लोग, मतलब इस कल्ट के 5 लोग। साथ ही साथ वो उस ट्रैप बॉक्स के पास सेगवा डीमन का जो छोटा स्टैचू होता था उसको भी रख देते हैं। वही स्टैचू जिसको कोई भी बीमार इंसान द केबिन ऑफ सेगवा रूम में लेकर जाता था तो उसकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती थी। तो इस कल्ट के बचे 5 लोग ये चाहते हैं कि आगे भी बीमार इंसान
इस छोटे से सेगुआ मैजिकल स्टैचू के थ्रू अपने आप को ठीक कर सकें। दैट्स वाई वो इस मैजिकल स्टैचू को उस ट्रैप बॉक्स के पास रख देते हैं और वो इस स्टैचू के ऊपर भी एक पेपर लगाते हैं जिस पेपर में लिखा हुआ होता है कि अगर कोई भी बीमार इंसान इस मैजिकल स्टैचू को लेकर फार्म में ही मौजूद एक रूम के अंदर लेकर जाएगा, जिस रूम का नाम द केविन ऑफ सेगुआ है, तो वो बीमार इंसान पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। बाद में बचे इस कल्ट के 5 लोग भी धीरे धीरे करके उस बीमारी से मर जाते हैं और वो फार्म पूरी तरह से खाली हो जाता है। अब उस फार्म के अंदर बचता है वो ट्रैप बॉक्स जिसके अंदर वो इम्प डीमन या घोस्ट कैद होता है। साथ ही साथ बचता है सेगुआ डीमन का वही छोटा सा मैजिकल स्टैचू जो उस ट्रैप बॉक्स के पास ही रखा हुआ होता है। एंड इन दोनों के अलावा बचता है वो द केविन ऑफ सेगुआ रूम जिसके अंदर जाने से कोई भी बीमार इंसान ठीक हो सकता है। बाद में ये फार्म सालों साल के लिए पूरी तरह से बंद रहता है, उसके अंदर कोई भी नहीं आता और कुछ सालों के बाद ये फार्म गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के अंडर चला जाता है। लेकिन इसके बाद भी ये फार्म पूरी तरह से सालों तक बंद रहता है और उसके पूरे 70 साल के बाद 13 अक्टूबर ईयर 1943 में इस फार्म को गवर्नमेंट से एक कपल खरीद लेता है या फिर एक हस्बैंड वाइफ खरीद लेते हैं जिनका नाम होता है मिलीसेंट और डैनी। वही हस्बैंड वाइफ जिनके बारे में हमने स्टोरी के स्टार्टिंग में बात की थी, जिनको जॉब से रिटायरमेंट मिल चुका था एंड जॉब से रिटायर होने के बाद वो इस फार्म को खरीद लेते हैं। लेकिन उन दोनों को ही या फिर किसी को भी इस फार्म की स्टोरी या फिर हिस्ट्री के बारे में नहीं पता था। फार्म खरीदने के बाद फाइनली मिलीसेंट और डैनी इस फार्म में आकर शिफ्ट हो जाते हैं, बट वो अपने 17 साल के बेटे को साथ नहीं लेकर आते बिकॉज ऑफ ये फार्म सिटी से बहुत ज्यादा दूर था, उनके घर से बहुत ज्यादा दूर था। एंड जो उनका 17 साल का बेटा था तो वो अपने शहर में ही पढ़ रहा था, उसकी पढ़ाई चल रही थी एक कॉलेज में, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स यानी मिलीसेंट और डैनी उस लड़के को अपने साथ नहीं लेकर आते और वो लड़का अपने शहर में ही अपने घर में रहता है। डैनी और मिलीसेंट के फार्म में शिफ्ट हो जाने के बाद ये दोनों ही उस फार्म की सफाई करने लगते हैं बिकॉज ऑफ वो फार्म काफी सालों से बंद था। दैट्स वाई वो उस फार्म के अंदर जितने भी शेड्स और जितने भी बार्न होते हैं वो उनकी सफाई करते हैं। सफाई करते करते फाइनली मिलीसेंट को फार्म की एक जगह पर वही ट्रैप बॉक्स रखा हुआ मिल जाता है जिस ट्रैप बॉक्स के अंदर वही इम्प डीमन या घोस्ट बंद था और उस ट्रैप बॉक्स के पास उसको सेगुआ डीमन का स्टैचू भी रखा हुआ मिलता है। मिलीसेंट जैसे ही इस ट्रैप बॉक्स को देखती है तो वो उसको खोलना चाहती है, बट जैसे कि वो कल्ट के लोग उस ट्रैप बॉक्स के ऊपर एक पेपर पर लिख कर गए थे कि इस ट्रैप बॉक्स को नहीं खोले जाना चाहिए, तो ऑब्वियसली मिलीसेंट को वो पेपर उस ट्रैप बॉक्स के ऊपर पड़ा हुआ मिलता है जिस पर लिखा हुआ होता है कि इस ट्रैप बॉक्स को बिल्कुल भी नहीं खोलना, क्योंकि अगर इस ट्रैप बॉक्स को खोला जाता है तो इसके अंदर जो चीज है वो निकलकर बहुत ही ज्यादा तबाही मचा सकती है। बट गलती से कभी इस ट्रैप बॉक्स के अंदर की चीज बाहर आ जाती है तो उस चीज को रोकने के लिए दोबारा से इस ट्रैप बॉक्स के अंदर उसको डालना पड़ेगा, उसको कैद करना पड़ेगा। बेसिकली इस ट्रैप बॉक्स के थ्रू ही वो चीज कैद हो सकती है। तो ये चीज लिखी भी होती है उस ट्रैप बॉक्स के ऊपर जिसकी वजह से मिलीसेंट थोड़ा सा डरती है इस ट्रैप बॉक्स को खोलने के लिए। साथ ही साथ मिलीसेंट को वहां पर उस ही ट्रैप बॉक्स के पास सेगुआ डीमन का स्टैचू भी पड़ा हुआ मिलता है और उस स्टैचू के ऊपर भी एक पेपर होता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि इस फार्म के अंदर ही द केविन ऑफ सेगुआ नाम का एक रूम है और अगर उस रूम के अंदर इस स्टैचू को लेकर जाया जाए तो जो भी बंदा इस स्टैचू को उस रूम के अंदर लेकर जाएगा उस बंदे के अंदर जो भी बीमारियां होंगी वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी और वो बंदा हील हो जाएगा। ये चीज पढ़ने के बाद मिलीसेंट इन दोनों ही चीजों को बकवास समझती है। वो सोचती है कि सिर्फ किसी ने मजाक करने के लिए इस फार्म के अंदर ये चीजें रख दी हैं और वो उन दोनों ही चीजों को इग्नोर कर देती है। वो उस ट्रैप बॉक्स को नहीं खोलती, वापस से वो अपनी सफाई करने में लग जाती है एंड ये वाली बात वो अपने हस्बैंड यानी डैनी को भी नहीं बताती। ठीक 3 दिन के बाद जो उसका हस्बैंड डैनी होता है उसको भी ये दोनों चीजें मिल जाती हैं, यानी वही ट्रैप बॉक्स और वही सेगुआ डीमन का स्टैचू। लेकिन जो उसका हस्बैंड होता है वो उस वार्निंग को इग्नोर कर देता है जो उस ट्रैप बॉक्स के ऊपर लिखी भी होती है एंड वो क्यूरियोसिटी में आकर उस ट्रैप बॉक्स को खोल देता है। जिस दिन डैनी उस ट्रैप बॉक्स को खोलता है तो उस टाइम दिन होता है 13 दिसंबर ईयर 1943 एंड जैसे ही डैनी उस ट्रैप बॉक्स को खोलता है देन वो इम्प डीमन या फिर घोस्ट जो उस ट्रैप बॉक्स के अंदर कैद था तो वो डीमन उस बॉक्स से निकलकर डैनी की बॉडी में घुस जाता है, उस पर स्पाई कर देता है। बेसिकली वो डैनी को
डाइजेस्ट कर लेता है। एंड इसके बाद क्या होता है, जैसे ही डैनी के अंदर वो डीमन घुसता है, डैनी को उस टाइम पर थोड़ा सा अजीब लगता है, बट उस टाइम तक वो एकदम नॉर्मल ही होता है एंड वो उस ट्रैप बॉक्स को छोड़कर वहां से चला जाता है। लेकिन इसके बाद जैसे जैसे दिन बीतते रहते हैं, डैनी का बिहेवियर पूरी तरह से चेंज होने लगता है। अब उसको अपने अंदर एक अजीब सी भूख फील होती है, उसको बहुत ज्यादा भूख लगने लगती है। डैनी अब दिन में काफी टाइम अपनी वाइफ यानी मिलीसेंट से खाना मांगता है एंड जो उसकी वाइफ होती है वो डैनी को खाना देती भी है। बाद में वो बहुत सारा खाना खाने लगता है, लेकिन जो डैनी की भूख थी वो खत्म नहीं हो रही थी, बिकॉज ऑफ वो इम्प डीमन डैनी की बॉडी पर धीरे धीरे करके कंट्रोल कर रहा था। इसके बाद डैनी की भूख डे बाई डे बढ़ती रहती है। अब ये सिचुएशन आ जाती है कि डैनी के फार्म में जो एनिमल्स होते हैं, जिन एनिमल्स की वो फार्मिंग कर रहे होते हैं, अब वो अपने फार्म के एनिमल्स को ही अटैक करने लगता है और उनको खाने लगता है। ये चीज देखकर जो मिलीसेंट होती है वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसके हस्बैंड के साथ हुआ क्या, एंड ऐसे ही धीरे धीरे करके वो पूरी तरह से मॉन्स्टर में बदल जाता है। फाइनली जो उसका हस्बैंड होता है वो 10 जनवरी 1945 को अपनी वाइफ यानी मिलीसेंट पर अटैक करता है, उसको खाने का ट्राई करता है, लेकिन जो मिलीसेंट होती है वो उसके अटैक से बच जाती है और वो अपने आप को एक रूम में बंद कर लेती है। ये चीज देखने के बाद मिलीसेंट के मन में सिर्फ एक ही बात आती है और वो होती है वो ट्रैप बॉक्स। मिलीसेंट सोचती है कि उसके हस्बैंड डैनी ने वही ट्रैप बॉक्स को खोल दिया होगा जिसकी वजह से वो ऐसा बन गया। तो अब क्या होता है, मिलीसेंट हाथों हाथ उसी जगह पर जाती है जहां पर वो ट्रैप बॉक्स होता है एंड वो क्या देखती है कि रियल में वो ट्रैप बॉक्स खुला हुआ होता है। तो अब मिलीसेंट समझ जाती है कि जो भी उस ट्रैप बॉक्स के अंदर चीज थी वो उस ट्रैप बॉक्स से निकलकर डैनी के अंदर आ चुकी है और उस चीज को दोबारा से पकड़ने के लिए उसे ही ट्रैप बॉक्स को यूज करना पड़ेगा, जैसे कि उस ट्रैप बॉक्स के ऊपर पेपर पर लिखा था। तो अब क्या होता है, मिलीसेंट उस बॉक्स को अपने साथ लेती है एंड जैसे ही उसका हस्बैंड उस पर अटैक करने के लिए आता है वो उसके सामने उस मैजिकल ट्रैप बॉक्स को खोल देती है। जैसे ही मिलीसेंट उस ट्रैप बॉक्स को खोलती है तो उसके हस्बैंड के अंदर जो वो इम्प डीमन होता है या घोस्ट होता है, वो इम्प डीमन उसके हस्बैंड की बॉडी के साथ साथ यानी डैनी की बॉडी के साथ साथ पार्टिकल्स में कन्वर्ट होकर उस ट्रैप बॉक्स में चला जाता है या फिर कैद हो जाता है। और फाइनली मिलीसेंट 14 फरवरी ईयर 1945 को उस डीमन घोस्ट को वो वाले ट्रैप बॉक्स के अंदर बंद कर देती है। लेकिन अब की बार मिलीसेंट उस ट्रैप बॉक्स को चारों तरफ से जंजीरों से या फिर चैन से बांध देती है और उस बॉक्स को वो उसी ही फार्म की सेमेस्ट्री में जहां पर सारे ही कल्ट के लोगों को दफनाया गया था, तो वो उस सेमेस्ट्री में काफी बड़ा गड्ढा खोदकर उस बॉक्स को उस गड्ढे के अंदर दफना देती है, जिससे किसी को भी वो बॉक्स ना मिले और कोई भी उस बॉक्स को खोल ना पाए। मिलीसेंट को अब समझ में आने लगता है कि ये ट्रैप बॉक्स की बात जो उस पेपर में लिखी भी थी वो एकदम सच थी, जिसका मतलब यह था कि वो जो छोटा सा स्टैचू था सेगुआ डीमन का जो किसी को भी हील कर सकता था एक रूम में ले जाने के बाद, तो ऑफ कोर्स वो बात भी एकदम सच होगी। इसके बाद मिलीसेंट उस सेगुआ डीमन के स्टैचू को अपने हाथ में लेकर द केबिन ऑफ सेगुआ रूम में जाती है ये देखने के लिए कि ये चीज सच है या नहीं। जैसे ही वो उस रूम में जाती है, रूम में जाने के बाद मिलीसेंट क्या देखती है कि उस रूम के अंदर धीरे धीरे करके रोशनी होने लगती है और वो रोशनी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि मिलीसेंट कुछ सेकंड्स के लिए पूरी तरह से ब्लाइंड हो जाती है और वो रोशनी खत्म हो जाती है। देन जैसे ही मिलीसेंट उस रूम से बाहर निकलती है तो उसको बहुत अच्छा फील होने लगता है। बेसिकली उसके अंदर जितनी भी बीमारियां थी छोटी मोटी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। ये चीज देखते ही मिलीसेंट समझ जाती है कि ये जो स्टैचू है ये एक मैजिकल स्टैचू है जो किसी भी बीमार बंदे को हील कर सकता है। लेकिन उसके बाद मिलीसेंट अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला फील करती है उस फार्म के अंदर, क्योंकि जो उसका हस्बैंड था वो भी मर चुका था। मिलीसेंट इसके बाद उस फार्म से अपने घर यानी सिटी में चली जाती है अपने बेटे डेविड के पास। लेकिन जो मिलीसेंट होती है वो इस फार्म से उस सेगुआ डीमन के स्टैचू को भी अपने साथ लेकर जाती है, जिससे जरूरत पड़ने पर वो किसी भी बीमार इंसान को ठीक कर सके। तो मिलीसेंट अपने बेटे डेविड के पास सिटी में अपने घर पर वापस आ जाती है, बट वो इस इंसिडेंट को किसी के साथ भी शेयर नहीं करती। यहाँ तक वो अपने बेटे को भी ये वाली बात नहीं बताती कि उसके डैडी डैनी के साथ क्या हुआ था, एंड वो इस बात को भूल जाती है। बाद में मिलीसेंट अपने बेटे डेविड की शादी भी कर देती है। शादी के कुछ सालों के बाद डेविड के एक बेटी होती है जिसका नाम वो रखते हैं कैरन। डेविड की लड़की यानी कैरन के पैदा होने के बाद जो उसकी दादी मिलीसेंट होती है वो कैरन को हमेशा अपने पास रखती है। वो अपनी पोती से या फिर ग्रैंड डॉटर से बहुत ज्यादा प्यार करती है। ऐसे ही बहुत सारे साल
साल निकल जाते हैं, कैरन भी अब काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है और कैरन की भी शादी एक जोए नाम के लड़के से करा दी जाती है। बट अब क्या होता है, जो मिलीसेंट होती है वो काफी ज्यादा बूढ़ी हो जाती है, जिसकी वजह से बस वो मरने ही वाली होती है। लेकिन मरने से पहले मिलीसेंट अपनी ग्रैंड डॉटर कैरन से उस फार्म का राज बता देती है। बिकॉज ऑफ मिलीसेंट अपनी ग्रैंड डॉटर कैरन से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी, तो अब मिलीसेंट अपनी डॉटर को वही सेगुआ डीमन का स्टैचू देती है जिसको वो फार्म से अपने साथ लेकर आई थी। मिलीसेंट अपनी ग्रैंड डॉटर को वो स्टैचू देते हुए वो अपनी ग्रैंड डॉटर से बोलती है कि उनके पास एक जगह पर जंगलों के बीचों बीच एक फार्म है और उस फार्म के अंदर एक द केबिन ऑफ सेगुआ नाम का मैजिकल रूम है। तो अगर इस स्टैचू को लेकर कोई भी बीमार इंसान उस रूम के अंदर जाएगा तो उसकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, चाहे उस इंसान को कोई भी बीमारी हो। मिलीसेंट ये बताते हुए अपनी ग्रैंड डॉटर को वो सेगुआ डीमन का स्टैचू दे देती हैं। वो उस स्टैचू को अपनी ग्रैंड डॉटर को इसलिए देती हैं ताकि आने वाले वक्त में उसकी फैमिली में अगर कोई बीमार हो जाता है, कोई ऐसी बीमारी किसी को लग जाती है जो कभी ठीक ही नहीं हो सकती, तो वो उस बीमारी को इस स्टैचू के थ्रू ठीक कर सके। लेकिन मिलीसेंट उस फार्म के बारे में एक डार्क सीक्रेट अपनी ग्रैंड डॉटर कैरन को नहीं बताती कि उस फार्म के अंदर एक ट्रैप बॉक्स भी है, जिस ट्रैप बॉक्स के अंदर एक काफी ज्यादा खतरनाक इम्प मॉन्स्टर कैद है। बिकॉज ऑफ अगर वो अपनी ग्रैंड डॉटर को इस ट्रैप बॉक्स के बारे में बताती तो हो सकता था कि उसकी ग्रैंड डॉटर क्यूरियोसिटी में आकर उस ट्रैप बॉक्स को खोल देती, जिससे वो इम्प डीमन दोबारा से बाहर आ जाता। दैट्स वाई वो अपनी ग्रैंड डॉटर को उस ट्रैप बॉक्स के बारे में नहीं बताती। देन इसके बाद क्या होता है, मिलीसेंट मर जाती है बिकॉज ऑफ वो काफी ज्यादा बुढ़िया हो चुकी थी। बट जो मिलीसेंट की ग्रैंड डॉटर कैरन होती है वो अपनी ग्रैंड मदर की ये मैजिकल स्टैचू वाली बात और सेगुआ डीमन हीलिंग ये सारी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती, बिकॉज ऑफ वो इन सारी बातों में मानती ही नहीं है। और मिलीसेंट उस टाइम पर काफी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी, जिसकी वजह से कैरन को ये लग रहा था कि उसकी ग्रैंड मदर ये सारी बातें इसलिए कर रही है बिकॉज ऑफ उसकी दादी काफी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है, जिसकी वजह से उनका माइंड अपनी जगह पर नहीं है। सो इसीलिए कैरन अपनी दादी की सेगुआ डीमन हीलिंग रूम और मैजिकल स्टैचू ये सारी बातों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती और वो इन सारी बातों को इग्नोर कर देती है। लेकिन कैरन बहुत ज्यादा खुश भी थी क्योंकि उसकी दादी ने उसको उनके फार्म के बारे में बताया था। बेसिकली उसकी दादी ने उसको एक फार्म गिफ्ट किया था जिसमें कैरन कभी भी जाकर रह सकती थी। तो अब क्या होता है, ऐसे ही कुछ साल निकल जाते हैं। बहुत सालों के बाद कैरन के 2 ट्विंस बच्चे होते हैं या फिर जुड़वा लड़के होते हैं। बाद में जब कैरन के ये ट्विंस बच्चे जब थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं, जब मतलब वो 6 साल के हो जाते हैं, तो कैरन अपने उन बच्चों को लेकर वेकेशन पर जाती है उसी फार्म में जो फार्म उसकी दादी ने उसको गिफ्ट किया था काफी साल पहले। कैरन दिसंबर 10 सन 2015 को अपनी फैमिली यानी अपने हस्बैंड और उन दोनों ही 6-6 साल के 2 ट्विंस लड़कों के साथ उस फार्म में जाती है कुछ हफ्तों के लिए अपनी वेकेशंस या फिर छुट्टी मनाने के लिए। फार्म में जाने के 2 दिन के बाद ही जो कैरन का हस्बैंड यानी जॉय होता है उसको सिटी में कुछ काम आ जाता है, जिसकी वजह से उसको दोबारा से सिटी में जाना पड़ता है कुछ दिनों के लिए। लेकिन कैरन अपने दोनों ही बच्चों के साथ उस फार्म में रहती है। तो फार्म में 2 या 3 दिन रहने के बाद जब कैरन उस फार्म की सेमेस्ट्री में जाती है जहां पर कल्ट के सारे ही लोग दफनित है, तो कैरन सेमेस्ट्री में जाकर एक बात नोटिस करती है कि वहां पर जमीन के नीचे से एक लोहे की जंजीर बाहर निकली भी होती है। बेसिकली ये जंजीर उसी ही ट्रैप बॉक्स की होती है जिस ट्रैप बॉक्स के अंदर वही इम्प डीमन बंद होता है या कैद होता है, और उसकी ग्रैंड मदर ने ही उस सेमेस्ट्री की जमीन के नीचे उस ट्रैप बॉक्स को दफन किया हुआ होता है जिससे कोई भी उस ट्रैप बॉक्स को खोल ना पाए। बट अब क्या होता है, जैसे ही कैरन उस जमीन के नीचे से जंजीर को बाहर निकलता हुआ देखती है तो वो जंजीर उसको बहुत ज्यादा अनयूजुअल लगती है। कैरन को ये लगता है कि शायद जमीन के नीचे कोई ट्रेजर वगैरह होगा, तो इसलिए वो वहां पर खोदना स्टार्ट कर देती है। खोदते खोदते ऑब्वियसली कैरन को वही ट्रैप बॉक्स मिल जाता है एंड बाद में वो उस ट्रैप बॉक्स को बाहर निकाल लेती है। बाहर निकालने के बाद कैरन उस ट्रैप बॉक्स को खोल देती है। जैसे ही वो उस ट्रैप बॉक्स को खोलती है तो उस बॉक्स के अंदर जो इम्प डीमन था वो दोबारा से आजाद हो जाता है। आजाद हो जाने के बाद ऑब्वियसली वो कैरन की बॉडी में घुस जाता है या फिर वो उस पर अटैक कर देता है, उसको भी पोजेस्ट कर लेता है। कैरन को भी उस टाइम पर थोड़ा सा अजीब लगता है जब वो इम्प डीमन उसकी बॉडी में घुसता है, लेकिन कैरन को उस बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए वो उस बॉक्स को वहीं पर छोड़कर वहां से चली जाती है। बट
धीरे धीरे करके अब कैरन का बिहेवियर भी चेंज होने लगता है। जैसे जैसे टाइम बीतता है, दिन निकलते हैं, तो कैरन को अब अजीब सी भूख लगने लगती है। कैरन अब बहुत ज्यादा खाना खाने लगती है। ऐसे ही दिन निकलते निकलते जो वो इम्प डीमन होता है वो कैरन की बॉडी पर और ज्यादा कंट्रोल करने लगता है और कैरन को अब बहुत ज्यादा भूख लगने लगती है। देखो, कैरन अपनी फैमिली के साथ उस फार्म में आई थी वेकेशंस मनाने के लिए, कुछ हफ्तों के लिए या फिर 1 महीने के लिए, और वो 1 महीने तक का खाना अपने साथ लेकर आई थी। लेकिन कैरन को अब इतनी ज्यादा भूख लगने लगी थी कि जो वो 1 महीने का राशन या फिर खाना लेकर आई थी अपने साथ, वो उस पूरे के पूरे खाने को 1 दिन के अंदर ही खा जाती है। उसको इतनी ज्यादा भूख लगती है। तो कुछ दिन के बाद कैरन पूरी तरह से एक मॉन्स्टर में बदल जाती है जो कुछ भी खा सकती है और कितना भी खा सकती है। एंड अब होता है एक बहुत ही ज्यादा स्कैरी क्रीपी इंसिडेंट। देखो, जो कैरन के 6-6 साल के 2 जुड़वा बच्चे थे वहां पर उसी के साथ उस फार्म में, तो कैरन अपने उन दोनों ही 6-6 साल के जुड़वा बच्चों को मारकर खा जाती है। अब आप लोग यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि कैरन एक कितने ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर में चेंज हो चुकी थी। कुछ दिन के बाद जो कैरन का हस्बैंड यानी जॉय होता है वो वापस से सिटी से अपना काम करके आ जाता है उस फार्म में। लेकिन फार्म में आने के बाद जॉय पूरा का पूरा शॉक्ड हो जाता है। वो फार्म में आने के बाद क्या देखता है कि जो उसकी वाइफ कैरन थी वो एक मॉन्स्टर में बदल चुकी थी। वो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी एंड वो देखने में भी काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी, बहुत ज्यादा मोटी और बहुत ज्यादा स्कैरी। बाद में जॉय को पता लगता है कि कैरन ने अपने ही बेटों को, जो उसके ट्विंस बेटे थे, उनको मारकर खा लिया है। ये बात पता लगने के बाद जो जॉय होता है वो काफी ज्यादा सदमे में चला जाता है। मतलब उसकी वाइफ ने ही अपने बच्चों को खा लिया था। इस बात से जॉय बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। बाद में जो कैरन मॉन्स्टर होती है वो अपने हस्बैंड पर भी अटैक करने लगती है, उसको भी खाने का ट्राई करती है। लेकिन उसका हस्बैंड यानी जॉय कैरन को कैसे भी करके उस फार्म के एक बार्न या फिर शेड में बंद कर देता है। बंद करने के बाद जॉय उस फार्म से भाग जाता है एंड इसके बाद जॉय पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम को इस चीज की रिपोर्ट करता है। वो उनको बताता है कि एक फार्म में उसकी वाइफ पूरी तरह से मॉन्स्टर में चेंज हो चुकी है जिसने उसके बच्चों को भी खा लिया है। बाद में वही पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम उस फार्म के अंदर आती है ये देखने के लिए कि वहां पर सच में एक मॉन्स्टर है या नहीं। एंड रियल में उस टीम को वो वाले फार्म में एक मॉन्स्टर मिलता है। लेकिन कैसे भी करके वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम उस मॉन्स्टर को पकड़ने में कामयाब हो जाती है और वो उस मॉन्स्टर को पकड़ के अपने साथ ले जाती है। और यहीं पर हमारे पेसिफाई फार्म मोड गेम की स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। तो आई होप सो कि अब आपको पता लग गया होगा पेसिफाई फार्म मोड हॉरर गेम की स्टोरी के बारे में, कि उस फार्म के अंदर वो खतरनाक चुड़ैल या वो खतरनाक मॉन्स्टर कहां से आया, उसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है। इस चीज का सीक्रेट आप सभी लोगों को पता लग चुका होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज यार एक लाइक कर देना, बिकॉज ऑफ काफी ज्यादा मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज यार एक लाइक कर देना। साथ ही साथ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वाली स्टोरी कैसी लगी और मेरी आने वाली वीडियोस या स्टोरी किस गेम के ऊपर होनी चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो जल्दी से कमेंट करो। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्या कर रहे हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी दबा दो। थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार भाई को, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। तो भाई मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।